नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी। ठीक है दोस्तों, सामान्य हिंदी से बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट है, तो आप इसमें देखिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न जो भी हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चेक करें कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है और इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, स्थायी भावों की कुल संख्या है। तो स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है आप लोग बताइए। आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ करें। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 10 या ऑप्शन डी है 12। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो स्थायी भावों की जो संख्या होती है वो 9 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 9। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन है आपका जुगुप्सा, ऑप्शन बी है शोक, ऑप्शन सी है क्रोध और ऑप्शन डी है निर्वेद। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपने कितने सही किए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो प्रश्न नंबर 2 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इस शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद होता है दोस्तों। क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, निर्वेद। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है दोस्तों। ठीक है, और जुगुप्सा जो होता है ये वीरस का स्थायी भाव है। ठीक है दोस्तों, वीर रस का। ठीक है, शोक होता है करुण रस का, और क्रोध होता है आपका, क्रोध किसका होता है? ये रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पूछा गया है हमसे श्रृंगार रस का। ठीक है, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? ऑप्शन ए है उत्साह, ऑप्शन बी है शोक और ऑप्शन सी है हास या ऑप्शन डी है रति। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ करें। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है दोस्तों। क्या होता है? रति। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, श्रृंगार रस जो होता है वो 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो होता है संयोग रस और एक होता है आपका वियोग रस। संयोग रस जब वो होता है जब वहाँ पर 2 प्रेमी और प्रेमिकाएं मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसको संयोग रस बोला जाता है, जहाँ पर उनका मिलन होता है। और जब वो बिछड़ते हैं उसको वियोग रस कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय, यहाँ स्थायी भाव दे रखा है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए है हास्य रस, ऑप्शन बी है शांत रस, ऑप्शन सी है अद्भुत या ऑप्शन डी है विभत्स रस। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 4 के लिए। तो प्रश्न नंबर 4 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय होता है दोस्तों। ठीक है, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। ठीक है दोस्तों, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, आपको पता ही है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। शांत रस का क्या होता है? शम या निर्वेद। ठीक है, अद्भुत रस का क्या होता है? अद्भुत रस का आपको मैंने बता ही दिया, विस्मय या आश्चर्य। और विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा या घृणा होता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अद्भुत रस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, किलक अरे में नेह निहास। ठीक है, ये आपकी बहुत पंक्तियाँ दे रखी हैं। किलक अरे में नेह निहास
इन दांतों पर मोती वासु, ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है दोस्तों। तो इसमें रस पूछा है, किलक अरे मैं नेह निहास, इन दांतों पर मोती वासु। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें। ऑप्शन ए है वीर, ठीक है, ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है शांत रस, या ऑप्शन सी है वत्सल्य रस, या ऑप्शन डी है हास्य रस। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 के लिए, किलक अरे में नेह निहास, इन दांतों पर मोती वासु। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 5 के लिए। तो प्रश्न नंबर 5 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वत्सल्य रस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वत्सल्य रस एक बच्चे के ऊपर दर्शाया गया है ये, ठीक है, बच्चे की जो बाल्यावस्था होती है उस पर दर्शाया गया है। वहाँ पर आपको वत्सल्य रस मिलेगा जहाँ बच्चे की बालकपन की बात होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 के लिए। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न नंबर 6, अति मलिन व्रस भानुकुमारी, ठीक है, ये भी पंक्तियाँ दे रखी हैं। अति मलिन व्रस भानुकुमारी, अधोमुख रहित उरद नाही, चितवन ज्यों कथहारे कथित ज्वारी, छूटे निहुर वदन को मिलाने, जो नालिनी हिमकर की मारी, ठीक है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इन पे रस पूछा गया है आपका। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ऑप्शन ए है हास्य रस, ऑप्शन बी है करुण रस, और ऑप्शन सी है विप्रबल श्रृंगार रस, और ऑप्शन डी है संयोग रस, ठीक है। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 6 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी प्रलव श्रृंगार रस, ठीक है दोस्तों। इसमें बी प्रबल श्रृंगार रस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है रौद्र रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है करुण रस, और ऑप्शन डी है वीर रस। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है प्रश्न नंबर 7 के लिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रृंगार रस, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सर्वश्रेष्ठ जो रस है वो श्रृंगार रस है, इसको रसों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रस राज किसे कहा जाता है, तो वो श्रृंगार रस को ही कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 8। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो बिहारी जो हैं, बिहारी वो मुख्यतः किस रस के कवि हैं। ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है भक्ति रस, ऑप्शन सी है श्रृंगार, या ऑप्शन डी है वीर रस। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 8 के लिए। बिहारी किस रस के कवि हैं प्रश्न नंबर 8 के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बिहारी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है श्री कृष्ण का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और आप लोगों ने इनमें से कितने किए वो भी बताएं हमको दोस्तों, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, गौशाला में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 9, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला पूछा गया है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्वंद्व, और ऑप्शन सी है कर्मधारय, और ऑप्शन डी है द्विगु, ठीक है। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 9 के लिए, गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 के लिए। तो प्रश्न नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। तत्पुरुष समास यहाँ पर सही हो जाएगा गौशाला में, क्योंकि जब हम गौशाला जो शब्द है इसको तोड़ेंगे तो गौ के लिए शाला, ठीक है, गौ के लिए शाला, जहाँ गौ रहती है उनको गौशाला बोला जाता है। तो यहाँ पर के चिन्ह का लोप हो रहा है दोस्तों, ठीक है, और जिनमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वहाँ आपका तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, ठीक है। तत्पुरुष समास वहीं होगा जहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दूसरा पद और बीच में कारक चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा पद तो इसका प्रधान होता है, दूसरा पद, ठीक है। जैसे इसमें शाला हो गया, तो शाला क्या हो गया, गौशाला, शाला जो हो गया वो आपका प्रधान पद हो गया, ठीक है।
और इसमें इसके बीच में जो होता है कारक चिन्ह होता है। तो गौ के लिए साला, तो के क्या है, के इसमें कारक चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। गौशाला में तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 10, नवग्रह में कौन सा समास है। तो नवग्रह में कौन सा समास है, ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है कर्मधारय। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 10 के लिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास। द्विगु समास होता है पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, जिस शब्द का पहला शब्द जो होगा वो संख्यावाचक होना चाहिए, पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए। खटाक से आप पहचान लो कि यहाँ पर द्विगु समास है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दे रखा है नवग्रह, नवग्रह। ठीक है, तो नवग्रह दे रखा है, नव में क्या है, ये 9 हो गया। ठीक है, नव का मतलब हो गया 9, 9 ग्रह। ठीक है, 9 ग्रह हो गया। तो यहाँ पर ये 9 क्या है, ये संख्यावाचक है। तो पहला पद इसका संख्यावाचक है, इसलिए ये द्विगु समास होगा। तो प्रश्न नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के, अक्षरों के, ध्वनियों के मेल को होने वाले विकार को, विकार मतलब परिवर्तन को, ठीक है, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है समास, ऑप्शन सी है उपसर्ग और ऑप्शन डी है प्रत्यय। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 11 के लिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा आपका, संधि। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, संधि। और संधि हमारी कितने प्रकार की होती हैं, संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन सी होती हैं, 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और संधियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, संधि कितने प्रकार की होती हैं, ये मैंने आपको अभी बताया। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो संधियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ शुद्ध वर्तनी का चयन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आपको 100% परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है उन्नति, ऑप्शन सी है उन्नति और ऑप्शन डी है उन्नति और ऑप्शन डी है उन्नति, उन्नति। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 13 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उन्नति। ठीक है, आधा ने, पूरा ने, फिर छोटी ई की मात्रा तय पर, ये होता है सही शुद्ध वर्तनी, उन्नति का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर या ऑप्शन डी है वर्ण। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 15 के लिए सॉरी 14 के लिए। तो प्रश्न नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ण। ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं, जैसे क, ख, है ना, य, च, छ, ये हमारे सब क्या होते हैं, वर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है और इसको हम ध्वनि भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ध्वनि किसको बोला जाता है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है हमारा, अंगूठा चूमना का अर्थ है। ये मुहावरा दे रखा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है अपना मुहावरे के लिए। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है इनकार करना, ऑप्शन बी है तिरस्कार करना, ऑप्शन सी है नासमझी दिखाना या ऑप्शन डी है खुशामद करना। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 15 के लिए। अंगूठा चूमने का अर्थ क्या होता है। तो अंगूठा चूमने का जो अर्थ होता है
यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खुशामद करना। ठीक है, खुशामद करना है ना, इसको ये भी बोल देते हैं कि तलवे चाटना, है ना, तो ये खुशामद करना हो गया इसका अर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, ऑप्शन ए है नी, ऑप्शन बी है निर, और ऑप्शन सी है निह, और ऑप्शन डी है निरी। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें। निर्वाह में उपसर्ग पूछा गया है, इस निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी निर, निर्वाह में निर उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, क्या है उपसर्ग, कौन सा है निर। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं। ठीक है, वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 50। तो प्रश्न नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर चूज़ करें अपना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 28। ठीक है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है दोस्तों। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दों के अंत में वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। जैसे कोई शब्द लिखा हमने दया, क्या लिखा, दया लिखा हमने। ठीक है, दया, तो दया जो शब्द लिखा है हमने, इसके अगर पीछे हम लू जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, दयालु। क्या हो जाएगा, दयालु। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 हमारा, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, ये पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है अभियोग, ऑप्शन बी है व्यायाम, ऑप्शन सी है अपमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 18 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें किसी भी शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है लाभदायक, ऑप्शन बी है उपकार, ऑप्शन सी है पढ़ाई और ऑप्शन डी है अपनापन। तो ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 19 के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपकार। ठीक है दोस्तों, उपकार, इसमें क्या है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है उप। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमारा, दिन रात में कौन सा समास है। तो दिन रात में कौन सा समास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBIP में लगा लीजिए आप इसको, बहुत कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें, दिन रात में कौन सा समास है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। दिन और रात में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की जो पहचान होती है, वो दोनों शब्द आपस में अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं। जैसे दिन का विलोम क्या होता है, रात। ठीक है, और इसमें योजक चिन्ह भी पाया जाएगा, डैश वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। ठीक है, उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है अव्ययीभाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 21 के लिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अव्ययीभाव। ठीक है, अव्ययीभाव समास है प्रतिदिन में। ठीक है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास क्या होते हैं, इनमें पहला पद जो होता है, पूर्व पद, पहला पद जो होता है वो हमारा आपका उपसर्ग होगा, अनु होगा, प्रति होगा, है ना, आ लगा हुआ होगा। जैसे इसमें प्रति लगा हुआ है, प्रतिदिन, तो पहला शब्द उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये हमारा अव्ययीभाव समास की पहचान है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो स्टेशन किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है डच और ऑप्शन डी है चीनी। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें, स्टेशन
किस भाषा का शब्द है? प्रश्न नंबर 22 के लिए, तो प्रश्न नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। ठीक है दोस्तों, किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी भाषा का और भी शब्द होते हैं, अपील हो गया, कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, ये आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है, और डच भाषा के बहुत कम शब्द मिलेंगे, जैसे तुरुप, जैसे तुरुप का इक्का, ताश में जो प्रयोग, ताश जो खेलते हैं लोग उसमें प्रयोग होता है तुरुप। दूसरा होता है वम, है ना, टांगे वाला जो बुग्गी या टांगे में यूज होता है वम, वो ये हमारे डच शब्द होते हैं। चीनी शब्द चाय हो गया, लीची हो गया, चीकू हो गया, है ना, चीनी हो गया, ये चीनी शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंच जो होते हैं वो काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, ये हमारे फ्रेंच शब्द होते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 23 के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है वकील। ठीक है दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द होता है वकील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है मिठाई, ऑप्शन बी है लड़ाई, ऑप्शन सी है चतुराई और ऑप्शन डी है उतराई। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 24 के लिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिठाई। ठीक है, मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़ाई ये भाववाचक है, चतुराई भाववाचक है, उतराई ये भी भाववाचक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन सी है अपादान और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। से का मतलब यहाँ होता है अलगाव, अलगाव मतलब दूर होना। ठीक है, से का जहाँ पर अलग होने का बोध होता है वहीं पर आपका अपादान कारक होता है दोस्तों। जैसे बस से लड़का उतरा, तो से लड़का उतरा, है ना, दूर हो रहा है। ठीक है, अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है दिवाकर, ऑप्शन बी है भुजंग, ऑप्शन सी है शशि और ऑप्शन डी है तुरंग। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 26 के लिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शशि। शशि जो होता है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है दोस्तों। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? शशि। ठीक है, दिवाकर किसका होता है? दिवाकर सूर्य का होता है। भुजंग सर्प का होता है और तुरंग किसका होता है? ये अश्व का पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। ठीक है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है मरकट। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है ये पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है बंदर, ऑप्शन सी है पुत्र और ऑप्शन डी है मित्र। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 27 के लिए। प्रश्न नंबर 27 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंदर। ठीक है दोस्तों, बंदर जो होता है वो मरकट का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है आ ई, ऑप्शन सी है ऊ और ऑप्शन डी है आ अंग है। ठीक है, छोटी अंग और ये बड़ी अंग। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ करें, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आ और अंगा। ये आपका क्या होते हैं? ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अयोगवाह शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, सुंदर का भाववाचक रूप
संज्ञा रूप है सुंदर का, भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? ऑप्शन ए है सुंदर, ऑप्शन बी है सुंदरी, और ऑप्शन सी है सुंदरता, और ऑप्शन डी है सुंदरा। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 29 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुंदरता। सुंदरता जो है सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पूछा है पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी पौधन अन। ठीक है, पौ धन, धन का मतलब अन, धन, धन का मतलब प्लस होता है, जोड़ना होता है, पौधन अन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस जो कि आपको प्रत्येक परीक्षा में हेल्पफुल रहेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों ने इनमें से कितने सही किए वो भी बताएं। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी और आप लोगों की तैयारी कराता रहूँगा मैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपका CTET हो, चाहे आपका UP टेट हो, या हिंदी पुलिस में हो, जहाँ पे भी आपका हिंदी पूछा जाता है वहाँ के लिए आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के सभी क्वेश्चन का अध्ययन करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।